विपक्ष के अंदर एक तरह का राजनीतिक साहस देखने को नहीं मिल रहा है कि या तो आप ये कहिए कि हमें फिर तेलंगाना वाला जो नतीजा था वो भी हमें कबूल नहीं है। बोलने की आज़ादी तो पहले ही ख़तरे में है, और जो वोट देने का अधिकार है वो भी अपने आप में संदेहास्पद हो गया है कि मैं जिसको वोट दे रही हूँ मुझे पता नहीं उस तक जा रहा है नहीं जा रहा है। हाँ, ये बात सच है। ये मुझे लगता है कि खुद जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के बहुत सारे नेता जो अंदर खाने भी बात को स्वीकार करते हैं, उन्हें लगता है कि भाई मोदी की इतनी बड़ी आंधी है और ये पूरा जो राममय और हिंदूमय पूरा देश हो चुका है, इसमें राहुल गांधी की धर्मनिरपेक्षता, उदारवादिता, लोकतंत्रवादिता ये सब काम नहीं आएगी। तो वो लोग खुद राहुल गांधी की बातों में, उनकी विचारधारा में विश्वास नहीं कर। मेरा धर्म इस बात की इजाज़त नहीं देता कि एक ऐसा स्थल जो कि नफ़रत और बंटवारे और दूसरे धर्म के स्थल को तोड़ के बना हो, वहाँ मेरी आस्था इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मैं उसको अपना आस्था का मंदिर मानूं। ये मुझे लगता है कि ये तो कम से कम उस जो मिनिमम डेमोक्रेसी है उस पर भी हमला हो रहा है, जो एक कंट्रोल्ड मिनिमम डेमोक्रेसी है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, और ख़ासकर इसमें चूँकि विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, उनकी सुरक्षा भी इसमें दांव पे लगी है। ये फ़िक्र की बात है, और मुझे लगता है इसमें जो हमारी सिक्योरिटी लीडरशिप है उसे ध्यान देना चाहिए। मैडम, कल जो है राम मंदिर का उद्घाटन है, लेकिन कांग्रेस ने जो है पूरा बॉयकॉट कर दिया, और विपक्ष भी यही कह रहा है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। देखिए, मैं तो ये नहीं मानती कि ठीक है, ये बीजेपी ने पूरे तरीके से ये आरएसएस का मंदिर है, उन्होंने बनाया। आप जानते हैं कि अयोध्या में सिर्फ एक नहीं, दर्जनों की तादाद में राम मंदिर हैं, सिर्फ एक की बात नहीं। तो ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ये रहा है कि एक ऐसी जगह जो इस बात का सिंबल बन चुकी है, जो राजनीति में जो विभाजनकारी राजनीति है, नफ़रत की राजनीति है। अभी टीएमसी का भी एक बड़ा अभिषेक बनर्जी का बयान आया है, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि मेरा धर्म इस बात की इजाज़त नहीं देता कि एक ऐसा स्थल जो कि नफ़रत और बंटवारे और दूसरे धर्म के स्थल को तोड़ के बना हो, वहाँ मेरी आस्था इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मैं उसको अपना आस्था का मंदिर मानूं। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टियाँ कंपेटिटिव, मैं कहूँगी रिलीजियोसिटी, एक तरह की प्रतिस्पर्धा में लगी हुई हैं कि सबसे बड़ा हिंदू कौन बन जाएगा, सबसे बड़ी हिंदू पार्टी कौन बनेगी। आम आदमी पार्टी है उसमें एक शामिल, विपक्ष की मैं बात कर रही हूँ। तो दूसरी तरफ कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिसमें अखिलेश यादव हैं, जैसे उन्होंने कहा कि भाई जब ये हो जाएगा कार्यक्रम तो हम जाएंगे, उनका अपना एक सधा हुआ बयान है। फिर कांग्रेस पार्टी है जो ये कह रही है कि जहां धर्म के नाम पर राजनीति हो वहाँ हम नहीं जाएंगे। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को एक अगर होता, इंडिया अलायंस का एक पोजीशन होती इस पूरे कार्यक्रम के खिलाफ, तो शायद एक बेहतर संदेश जाता। अभी भी इस मुद्दे पर भी विपक्ष बटा हुआ, बिखरा हुआ ही नज़र आ रहा है। तो मैडम जी, सवाल ये है कि 1922 में गांधी जी ने वो कौन सा राम मंदिर देखा था जिसकी चर्चा हो रही है कि गांधी जी गए थे, राम मंदिर में प्रवेश किया था। ये कौन सा राम मंदिर है और वो कौन सा राम मंदिर था? मुझे इस बात मालूम नहीं मैडम, लेकिन जो है विपक्ष लग रहा है कि 24 में कहीं आसपास भी है मोदी जी के। देखिए, हम ज्योतिषी नहीं हैं कि हमें ये पता चले कि नहीं क्या मैम, है। जो रुझान आ रहे हैं 3 राज्यों के, आपने चुनाव के रिजल्ट देखे, उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। नहीं, अगर आप पिछली बार देखें 2019 से पहले, तो 2018 में तीनों राज्य जीत गई थी कांग्रेस पार्टी, 2019 हार गई थी। तो अब यहाँ 4 राज्यों में 3 बीजेपी जीत गई है। हमें नहीं पता 2019 में क्या होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या एक लोकतंत्र में विपक्ष को बराबरी की जगह मिल रही है। अंग्रेजी में कहते हैं इसे लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी क्या उसके पास उतनी जगह उसे मिल रही है कि स्वस्थ और स्वच्छ तरीके से चुनाव हो सके। आज आप देखिए, सारी सरकारी जो एजेंसियां हैं, जिसमें हमारा चुनाव आयोग भी मौजूद है, वो पूरे तरीके से कॉम्प्रोमाइज है। विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि बीजेपी से लड़ना पड़ रहा है, विपक्ष ईडी से भी लड़ रहा है, सीबीआई से भी लड़ रहा है, आईटी से लड़ रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि पूरा जो तंत्र खड़ा है एक मीडिया का, दरबारी मीडिया का, उस सब से लड़ रहा है। उस सब के बावजूद भी अगर छोटी मोटी जीत भी हो रही है विपक्ष की, तो ये बहुत बड़ी जीत आप मानिए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से बेरोज़गारी और महंगाई और तमाम तरह की सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में जब जनता विपक्ष बन जाती है तो फिर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए फिर जनता सिंहासन मांगती है। नहीं, जो सवाल फिर ईवीएम पे जो उठा रहे हैं आप लोग भी, आज ईवीएम पे उठाए। ईवीएम पे यहाँ भी 2 मत आए, एक कहा गया कि साहब कुछ नहीं, एक कहा गया कि अगर कुछ है तो बाइकआउट क्यों नहीं हो रहा है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि अगर या तो आप किसी बात को कहिए या फिर बिल्कुल मत कहिए, या तो पूरी तरह कहिए और साबित कीजिए। विपक्ष के अंदर एक तरह का राजनीतिक साहस देखने को नहीं मिल रहा है कि या तो आप ये कहिए कि हमें फिर तेलंगाना वाला जो नतीजा था वो भी हमें कबूल नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 3 राज्यों में चुनाव हुए, वहाँ ईवीएम था और तेलंगाना में नहीं था। और मैं तो कहती हूँ चलिए मान लेते हैं विपक्ष की बात को, तो आप सीधे तौर पर इसमें एक सैद्धांतिक और आप एक तरह का स्टेबल
एक डिसीजन लीजिए, जैसे अभी यहाँ पे भी बात हुई इस सभा में भी, कि आप ये कहिए कि जब तक ईवीएम की, ये बात विपक्ष की नहीं है, देखिए ईवीएम की जो विश्वसनीयता का मुद्दा है वो आम आदमी के वोट का मुद्दा है, यानी मेरा और आपका वोट क्या उस पॉलिटिकल पार्टी को जा रहा है जिसको हम चुन रहे हैं या नहीं। तो विपक्ष से भी ज़्यादा ये लोकतंत्र के लिए बुनियादी मुद्दा है, लोकतंत्र की बुनियाद में है वोट देने का अधिकार। और अगर मैं किसको वोट दे रही हूँ और वोट किसको जा रहा है, अगर ये तय नहीं हो रहा है भारत में, लोकतंत्र में, इस पूरे ढांचे को आप देखें तो आम आदमी को सिर्फ 2 अधिकार मिले हैं। एक अधिकार है वोट देने का अधिकार, दूसरा है बोलने की आज़ादी। बोलने की आज़ादी तो पहले ही खतरे में है, और जो वोट देने का अधिकार है वो भी अपने आप में संदेहास्पद हो गया है कि मैं जिसको वोट दे रही हूँ मुझे पता नहीं उस तक जा रहा है नहीं जा रहा है। मुझे लगता है कि पूरे तरीके से स्टैंड लेके फर्म तरीके से अपनी बात की क्रेडिबिलिटी विपक्ष को रखना चाहिए, और इस बात को सुनिश्चित करना सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है कि आम आदमी को ये विश्वास हो कि जिसको वोट डाल रहा है वहीं तक वोट पहुँच रहा है या नहीं। अर्पा जी, आपने भी ये बात कही और राजू जी ने भी ये बात कही कि साहब कांग्रेस के अंदर बहुत सारे कीचड़ में कमल खिले हुए हैं। हाँ, ये बात सच है। ये मुझे लगता है कि खुद जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के बहुत सारे नेता जो अंदर खाने भी बात को स्वीकार करते हैं, उन्हें लगता है कि भाई मोदी की इतनी बड़ी आंधी है और ये पूरा जो राममय और हिंदूमय पूरा देश हो चुका है, इसमें राहुल गांधी की धर्मनिरपेक्षता, उदारवादिता, लोकतंत्रवादिता ये सब काम नहीं आएगी। तो वो लोग खुद राहुल गांधी की बातों में, उनकी विचारधारा में विश्वास नहीं कर रहे हैं। और यही मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी से ज़्यादा, उनकी पार्टी और बीजेपी आरएसएस से ज़्यादा सबसे बड़ा संकट और सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के पास और उनके साथ ये है कि उनके खुद के नेता अपने नेता की विचारधारा में विश्वास नहीं। आज जो है राम मंदिर छाया हुआ है मीडिया में, उसके अलावा जो आम मुद्दे हैं वो गायब है। किस तरह से इसी को तो मैंने कहा ना, वो कंबल पत्रकारिता का जो जिक्र किया, किस आप कंबल उड़ा दीजिए सीधे और देखने ही मत दीजिए लोगों को कि उसमें उनकी परेशानी क्या हो रही है, उनको लेकर बेरोज़गारी आप ये देखिए, आप पढ़ाई के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उस सब पे हमला हो रहा है। और इन 10 सालों में मीडिया को जो सबसे अहम सवाल पूछने थे, आज देश के प्रधानमंत्री को एक भगवान बना दिया गया है जिससे सवाल नहीं पूछा जा सकता, और उन भगवानों के भक्त जो बन चुके हैं वो आज के पत्रकार भक्ति तो कह रहे हैं मैम कि राम जी ने मोदी जी को चुना इस काम के लिए। मैं वही तो कह रही हूँ कि पत्रकार भक्त बन चुके हैं। या तो नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी आके हमें बताए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मंदिर बन रहा है या नरेंद्र मोदी बना रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये क्लैरिटी दे दें कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है या अब नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन गए हैं। नहीं मैम, उनका तो कहना यही है ना, फैसला कितने टाइम से चलता रहा, लेकिन जो मैनिफेस्टो में था वो तो पूरा करके दिया ना उन्होंने। तो हमें समझाइए फिर इस बात को। हम तो यही कह रहे हैं, हमें क्लैरिटी ये चाहिए कि क्या कोर्ट की बात को और सुप्रीम कोर्ट इंडिया का जो स्थान है भारत के लोकतंत्र में और जो एक सोसाइटी में होना चाहिए, उसकी जगह क्या है। अगर नरेंद्र मोदी जी मंदिर बनवा रहे हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। हम आखिरी सवाल ले लेना चाहूँगा आपसे, क्या लग रहा है इसका राजनीति पे कोई फ़र्क पड़ेगा कल 22 तारीख के बाद आने वाले जो दिन है उसमें बीजेपी के जो वोट शेयर है, क्या वो इससे बढ़ने वाला है, कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं, या फिर ऐसे ही निकल जाएगा। मुझे लगता है इसमें किसी भी चीज़ को, वो लोग जो धर्मनिरपेक्षता में और संविधान में यकीन रखते हैं उनको डीमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा वक्त मुश्किल बहुत आए हैं इतिहास में, भारत ने देखे हैं ऐसा वक्त, भारत की जनता ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है ऐसा समय। ये मुश्किल समय है जब लोगों को और 140 करोड़ लोगों को धर्म की अफीम पिला दी गई है और मदमस्त होकर पूरा देश नाच रहा है। मुझे लगता है कि जब ये नशा उतरेगा तो उन्हें पूरे तरीके से अंदाज़ा होगा कि हम क्या खो रहे हैं। शुक्रिया मैडम, एक चीज़ ब्रीफ में बताइए। आज बहुत सारे जो पत्रकार हैं, चाहे वो रवीश जी हों, पुण्य प्रसून बात, उनका भी जिक्र आया और उनके पास को भी जिक्र किया गया कि किस तरह से ये लोग अंधभक्ति उस ज़माने में फैला रहे थे। मैं इंडिविजुअली किसी पे कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है इतिहास सबके सामने है और मैं किसी खास एक पत्रकार पर टिप्पणी नहीं कर रहा। एक आखिरी चीज़, अभिमन्यु की बात आई और अर्जुन की बात आई, राहुल जी को आप कहाँ देख रही हैं? नहीं, सही बात है ये कि तीर निशाने पे लगना ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत अच्छी बातें करते रहे हैं, बहुत अच्छी बातें पत्रकार भी करते हैं, अध्यापक भी करते हैं, एक्टिविस्ट भी करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों का काम होता है इलेक्शन लड़ना और इलेक्शन जीतना। आप पॉलिटिशियन हैं, आपका काम है इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन जीतना। ठीक है, अपने मूल्यों को, सिद्धांतों को आप संभाल के रखिए, लेकिन जिसे इलेक्शनियरिंग कहा जाता है, इलेक्शनियरिंग भी बहुत ज़रूरी है एक नेता के लिए। शुक्रिया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कल राम मंदिर के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट निकालेंगे, क्या मुसलमानों को प्रोटेस्ट करने चाहिए इस अगेंस्ट? देखिए, मैं कोई नेता नहीं हूँ कि मैं उनको ये बताऊँ कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए, उनका अपना जो भी वो करना चाहें वो करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा विचार है कोई।